दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10+1 क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका नाम है सेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आती है सेट की। सेट होता क्या है? ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब देखो, जैसा कि नाम से पता है, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। अब इसमें एक ही लाइन में हमारे पास ये चार वर्ड्स हैं जिनको एक्सप्लेन करना जरूरी है। वेल डिफाइंड, कलेक्शन, डिस्टिंक्ट, ऑब्जेक्ट्स। तो अगर इन चारों के बारे में अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब सबसे पहले हम लेते हैं ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी है ऑब्जेक्ट है। गधे, घोड़े, ऊंट, खच्चर, ABC, XYZ, 1 2 3 4 काउंटिंग, रियल नंबर्स, जो भी आप मन में सोचते हो वो क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट। नंबर 2 डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मीनिंग आपको पता ही है, डिफरेंट, अलग अलग, यानी ऑब्जेक्ट्स होंगे अलग अलग होंगे। इसके बाद कलेक्शन का भी आपको पता ही है, दैट मीन्स गैदरिंग, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करना। जैसे ABC अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको इकट्ठा करना। तो ये भी आपको समझ में आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेल डिफाइंड। सेट की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड का बच्चों मतलब होता है, देखो जैसे कि मीनिंग्स में पता है कि वेल डिफाइंड का मतलब जो चीज अच्छी तरह से डिफाइन हो, यानी जो चीज पढ़ने के बाद हमें उस चीज के बारे में अगर कोई भी डाउट ना हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। जैसे कि हम जितनी भी डेफिनेशंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, वो सारी चीजें क्या होती हैं? वेल डिफाइंड। यानी जिसको पढ़ने के बाद, यानी जिसके बारे में वो 2 लाइंस लिखी गई हैं डेफिनेशन में, 2 लाइंस, 3 लाइंस या 4 लाइंस, उनको पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, उसी चीज को हम डेफिनेशन बोलते हैं, या फिर उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। अगर आपके माइंड में डाउट आता है तो वो उस चीज को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। इसको आपको मैं एग्जाम्पल की तरह एग्जाम्पल देकर बताना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास है एलिफेंट। ड्राइंग में मत जाइएगा, सिर्फ समझिए। ये हमारे पास सपोज कीजिए एलिफेंट है। अब एलिफेंट के केस में वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा? अगर मैं इसकी डेफिनेशन देता हूं, एक मोटा जानवर, तो मुझे ये बताइए क्या ये चीज वेल डिफाइंड होगी? अब क्या ये चीज पढ़ के आपके दिमाग में सबसे पहले एलिफेंट ही आएगा? तो इसका जवाब होगा नहीं। अब मोटे जानवर में तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, भैंस हो सकती है, गैंडा हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो जरूरी नहीं कि सारे मोटे जानवर एलिफेंट ही हो। तो मतलब ये चीज अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है। एक मोटा जानवर, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, 4 टांगों वाला। अब इसमें क्या हुआ? आप उसके थोड़ा सा क्लोज गए। अब मोटा जानवर में तो माफी, बड़े बड़े मोटे मोटे आदमी भी आ सकते थे, लेकिन 4 टांगों वाला कहने से इसमें से ह्यूमन बीइंग हट गए। लेकिन
क्या ये अभी भी वेल डिफाइंड है? क्या 4 टांगों वाले सभी मोटे जानवर हाथी होते हैं? नहीं। अच्छा जी, इसके बाद कुछ और आगे बढ़ते हैं। पूंछ वाला, अब पूंछ वाला जानवर कहने से आप ये कह सकते हो कि कुछ हद तक कह सकते हैं कि कुछ और जानवर हट जाएंगे जो मोटे हैं। तो क्या इतना पढ़ने से ये हाथी बन जाएगा? डेफिनेशन क्लियर है? नहीं, मतलब अभी भी ये चीज वेल डिफाइंड नहीं है। लंबे दांतों वाला, एक मोटा जानवर, 4 टांगों वाला, पूंछ वाला, लंबे दांतों वाला, क्या अब ये वेल डिफाइंड हुआ? क्या आप इस वर्डिंग पढ़ते ही आपके दिमाग में हाथी आएगा? आंसर अभी भी डाउटफुल है, डाउट रहेगा कि लंबे दांत किस किस के होते हैं। बहुत सारे जानवर हैं जिनके दांत लंबे होते हैं। तो अभी भी आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर नहीं है। इनके सब कहेंगे गेंडा की जो हुक सी होती है उसको भी दांत कह सकते हैं। तो अभी भी हमारे पास पिक्चर क्लियर नहीं है। इसमें एक वर्ड और जोड़ दें, लंबी सूंड वाला। तो अब बताइए, क्या इसको पढ़ने के बाद अब आपके दिमाग में कुछ पिक्चर क्लियर हुई? एक मोटा जानवर, एक 4 टांगों वाला, पूंछ वाला, लंबे दांतों वाला, लंबी सूंड वाला मोटा जानवर। मेरे ख्याल से इसको पढ़ते ही हमारे दिमाग में अब एक ही पिक्चर बनेगी। वो किसकी बनेगी? हाथी की। तो यानी अब जाके इस चीज को हम क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड। मेरा मोटिव यहाँ पे हाथी की डेफिनेशन देना नहीं है। मेरा मतलब आपको इस वर्ड का मीनिंग समझाना है कि यहाँ पे वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। कि जब तक आपके दिमाग में थोड़ा सा भी डाउट रहेगा तब तक हम उस चीज को वेल डिफाइंड नहीं मान सकते। तो मेरे ख्याल से अब आपको इस वेल डिफाइंड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो अब इसकी डेफिनेशन दोबारा से देखिए। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इज कॉल्ड ए सेट। यानी अलग अलग एलिमेंट्स की, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन, और वो कलेक्शन भी क्या हो? वेल डिफाइंड, अच्छी तरह से डिफाइन हो। उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट बोलेंगे। फॉर एग्जांपल देते हैं इसको। अब एग्जांपल के तौर पे ये ABC है, इसको ब्रैकेट में बंद करके लिखें। अब ये बताइए क्या ये सेट बनेगा? अब सबसे पहले देखिए ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें कुछ भी लिखेंगे ऑब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट सेम है? अलग अलग है ना। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स और उनकी कलेक्शन, मतलब उनको इकट्ठा करके लिखा गया है। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करके लिखा गया है, जहां तक ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये वेल डिफाइंड है? अब अगर आप किसी से भी पूछोगे कि जो ये वर्डिंग लिखी है ये क्या है, इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, किसी के माइंड में कोई भी डाउट नहीं है। तो अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं है तो जो ये चीज है, जो ये कलेक्शन है, ये क्या बन जाएगी? सेट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और 1 2 3 4 नंबरिंग्स ले सकते हैं हम इसमें। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, गैदरिंग करके लिखे गए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या? नेचुरल नंबर्स। तो ये भी क्या बनेगी? सेट। तो मेरे आई थिंक इतने एग्जांपल काफी हैं। तो अब इस चीज को, अब नोटेशन क्या होती है सेट की? सेट को हम डिनोट करेंगे कैपिटल लेटर से, ABC एक्सेट्रा। और सेट के जो लास्ट में आएगी वो ब्रैकेट हम कौन सी यूज करेंगे इसमें? कर्ली ब्रैकेट। यानी सेट्स की नोटेशन कैपिटल लेटर से, और जो सेट्स के जो इनको गैदरिंग करने के काम आएगी वो ब्रैकेट भी आपने कर्ली ब्रैकेट ही लगानी है। तो ये नोटेशंस है सेट की।
तो मेरे ख्याल से अब आपको अब डेफिनेशन समझ में आ गई है। एंड आगे ईच ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन एलिमेंट ऑफ द सेट। इस सेट के अंदर जो कुछ भी ऑब्जेक्ट है, जो कुछ भी इसके अंदर है, उनको हम क्या बोलेंगे? सेट के एलिमेंट्स, एलिमेंट ऑफ ए सेट। जैसे ऊपर वाला सेट है, इसके अंदर क्या है? ए बी सी। तो ए क्या होगा? इस सेट ए का एक एलिमेंट होगा। बी भी क्या होगा? इस सेट ए का एलिमेंट। सी क्या होगा? एलिमेंट ऑफ ए। अगले एग्जांपल में 1 इज एलिमेंट ऑफ ए, 2 इज एलिमेंट ऑफ ए, 3 इज एलिमेंट ऑफ ए एंड 4 इज एलिमेंट ऑफ ए। यानी जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको हम सेट्स में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अच्छा, इसके बाद आगे एक वर्डिंग दी हुई है, इसको ध्यान से पढ़ें। इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, अगर ए मान लो किसी सेट का कोई एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे कैसे? देन वी राइट ए बिलोंग्स टू ए। जो ये सिंबल होता है, ये इस सिंबल का मीनिंग क्या होता है? बिलोंग्स टू। मतलब ए इस सेट में बिलोंग करता है, मतलब जो ये स्मॉल ए है, ये इस सेट के अंदर है, यानी इसी सेट का एलिमेंट है, या फिर ये इस सेट में बिलोंग करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, हम ये लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू ए। यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेट के अंदर बिलोंग करते हैं। यहाँ पे अगर बाई चांस कोई दूसरा सेट होता बी, तो इसको हम क्या लिखते हैं? 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू बी, 3, 4 बिलोंग्स टू बी। तो मेरे ख्याल से आपको इस सिंबल का मीनिंग समझ में आ गया होगा। यानी अगर कोई भी सेट दे रखा है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। किसी सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इससे पहले कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं सेट्स के, आप उनको देख के आप बताएंगे कि ये सेट है या नहीं है। नंबर 1, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन India. Second, the collection of capital cities in India. Third, the collection of boys in a class. Next, the collection of intelligent students in our class. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनमें आपको बताना है कि ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा। पहले वाला, द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया।
तो बताइए सेट बनेगा या नहीं बनेगा ये? तो बताइए द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स इन इंडिया, क्या ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा? अब इसमें ऑल रिवर्स इन इंडिया, तो सबसे पहले रिवर्स का नाम अगर आपको याद हो तो बताइए, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, इससे आगे मुझे नहीं आते, बाकी गोदावरी वगैरह वगैरह। अगर इनको हम लिखेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट्स हैं, एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, जो कुछ भी लिखेंगे सारे के सारे क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स। दूसरी चीज सारे के सारे अलग अलग हैं, उनकी गैदरिंग की गई है। जितनी भी रिवर्स हैं, कावेरी, गोदावरी वगैरह वगैरह, तो उनकी गैदरिंग की गई है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेल डिफाइंड है या नहीं है? क्लियरली लिखा गया है ऑल रिवर्स इन इंडिया, इंडिया की रिवर्स। तो डेफिनेशन आपकी क्लियर है, इंडिया के अंदर जितनी भी रिवर्स हैं आपने सिर्फ वही लिखनी है, इसके अलावा कुछ और नहीं लिखना। तो डेफिनेट है ये चीज, वेल डिफाइंड भी है, गैदरिंग भी है, सारे अलग अलग हैं, अलग अलग भी हैं और वेल डिफाइंड भी है। तो इट इज ए सेट, यस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें हम यही चेक करने वाले हैं कि वेल डिफाइंड है या नहीं है। सेकंड, द कलेक्शन ऑफ कैपिटल सिटीज इन इंडिया, इंडिया की जितने भी कैपिटल्स हैं उनकी कलेक्शन। इसमें सीधी सी बात है, फॉर एग्जांपल हरियाणा पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश के लखनऊ वगैरह वगैरह। तो इसमें उन शहरों के नाम आएंगे जो किसी न किसी स्टेट की कैपिटल्स हैं। सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग हैं, उनकी गैदरिंग करके लिखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज वेल डिफाइंड है, क्योंकि कैपिटल वर्ड सुनते ही आपने सिर्फ इंडिया की कैपिटल्स ही लिखी, इंडिया की कैपिटल नहीं, एक्चुअल में स्टेट की कैपिटल्स ही लिखनी है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ बॉयज इन ए क्लास, आपकी क्लास में बॉयज की कलेक्शन। अगर आपकी क्लास में जितने ही बच्चे हैं, रामू, श्यामू, मोहन, सोहन वगैरह वगैरह, तो उन सब की कलेक्शन, उन सब के नाम लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे अलग अलग हैं। ये हो सकता है कि उनके नाम सेम हो सकते हैं, जैसे सोहन आपके 2 हो सकते हैं, तो उसको हम सोहन 1 ले लेते हैं, सोहन 2 ले लेते हैं। तो सारे अलग अलग हैं, ऐसा तो नहीं है नाम सेम, उनसे उनकी शक्लें वगैरह भी सेम हो जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, गैदरिंग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेल डिफाइंड है। बॉयज इन ए क्लास, तो बॉयज कहते ही आपने बॉयज ही लेने हैं। बॉयज कहते हैं, आपके मन में कोई डाउट तो नहीं होगा? ओके, तो ये भी एक सेट है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन योर क्लास, क्या ये सेट बनेगा? चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आपकी क्लास में जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनकी कलेक्शन, क्या वो सेट बनेगी? पहली बात तो स्टूडेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग भी डिस्टिंक्ट वर्ड भी यूज हो जाएगा, गैदरिंग भी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये वर्ड वेल डिफाइंड है? अब इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? अब इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि वो स्टडी में ही अच्छा हो, उसी को इंटेलिजेंट बोलते हैं। ये चीज हमारी थोड़ी गलत है। एक्चुअल में हमारे पास इंटेलिजेंट वर्ड की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। जो अपने काम में अच्छा हो उसी को इंटेलिजेंट बोलेंगे। अब इसमें यहाँ पे ये चीज
डिफाइन करनी मुश्किल हो जाएंगे हमारे लिए। हो सकता है आप कोई बच्चा ऐसा हो जिसके मैथमेटिक्स में 0 मार्क्स है लेकिन वो गेम में अच्छा है, तो अब मुझे बताइए क्या वो इंटेलिजेंट नहीं है? जब वो गेम अच्छा कर रहा है तो ऑफ कोर्स इंटेलिजेंट उसको भी कहेंगे। यानी यहाँ पे इंटेलिजेंट वर्ड की हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। प्रॉपर डेफिनेशन ना होने की वजह से हमारे मन में डाउट रहेगा कि हम किसको लें और किसको ना लें। हो सकता है कोई बच्चा स्टडी में अच्छा हो लेकिन गेम उसकी अच्छी ना हो, तो स्टडी के हिसाब से वो इंटेलिजेंट है लेकिन गेम्स के हिसाब से 0 है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्टडी में भी अच्छे नहीं है, जिनकी गेमिंग भी अच्छी नहीं है लेकिन पेंटिंग अच्छी करते हैं, वो पेंटिंग वाले इंटेलिजेंट कहेंगे और स्टडी वाले उसको डफर कहेंगे। तो इंटेलिजेंट वर्ड की हमारे लिए कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। यानी अगर आप किसी को इंटेलिजेंट बनाओगे तो किसी दूसरे के मन में डाउट जाएगा कि वो एक्चुअल में इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो जिस वर्ड की हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है वो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है, और जो चीज़ वेल डिफाइंड नहीं है तो वो कलेक्शन हमारी सेट नहीं बन सकती। तो ये पहले 2-3 सेट हैं लेकिन ये वाला सेट नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। हालांकि जब इसके क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, किसी सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। +1 क्लास जो ये लेक्चर देख रहे हैं और सुन रहे हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लेक्चर से पहले, क्योंकि इस लेक्चर में आपको स्टार्टिंग में समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इस लेक्चर से पहले जो आपको बेसिक्स करवाए गए हैं नंबर सिस्टम के, वो लेक्चर इसको देखने से पहले अच्छे से देख लेना, ताकि आपके माइंड में जब तक आप ये सेट्स पे आओ तो आपके माइंड में नंबर सिस्टम के बारे में कोई डाउट ना हो। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, रियल नंबर्स वगैरह वगैरह, वो आपके माइंड में अच्छे तरह से क्लियर हो। उसके बाद ही आगे हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप उस लिंक से एक बार डेफिनेशन आप अच्छे से प्रॉपरली देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की नंबर सिस्टम आप एक बार पढ़ सकते हैं बेसिक्स, उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, यानी किसी सेट को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब कितने तरीके हमारे पास 3 तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। देयर आर, हर तरीके बहुत सारे हैं। मैनी वेज टू रिप्रेजेंट ए सेट। उनमें से जो तरीके हम करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जो हम +1 में करने वाले हैं। नंबर 1, रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड, इसको हम लिस्टिंग एलिमेंट्स भी बोल देते हैं। नंबर 2, सेट बिल्डर फॉर्म। और नंबर 3, वेन डायग्राम। सबसे पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में हम इन 2 मेथड्स के बारे में करेंगे, उसके बारे में बाद में करेंगे। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म क्या होती है और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है लिस्टिंग द एलिमेंट, जो हम बिना लागत के, बिना किसी कंडीशन के डायरेक्ट लिखते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। फॉर एग्जांपल
A इज इक्वल टू 1 2 3 4। जो हमने डायरेक्ट लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे होता है कि हम सेट को डायरेक्ट लिखने के बजाय उसमें कुछ कंडीशंस वगैरह लगा देते हैं, कुछ कंडीशंस वगैरह बिल्ड कर देते हैं, लगाते हैं, जिसकी वजह से उस सेट की शक्ल ही थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेट बिल्कुल सेम सेट लिखेंगे लेकिन अलग कंडीशन के साथ। इसमें एक वर्ड यूज करेंगे वेरिएबल x सच दैट, अब इस एलिमेंट के ऊपर कंडीशन लगाएंगे। अभी नंबर्स बताइए कौन से हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। x इज ए नेचुरल नंबर। अब ये देखिए क्या नेचुरल नंबर लिखने से बात खत्म हो गई। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। लेकिन ये कहां तक है, 4 तक है। आगे कंडीशन डालेंगे और x इज लेस देन इक्वल टू 4, यानी 4 या 4 से छोटा नेचुरल नंबर वो है x। तो इसमें क्या आएगा बताइए, 1 आएगा, 4 से लेस है, नेचुरल है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। तो एक सेट को लिखने के दो तरीके हैं, एक ये डायरेक्ट और एक ये घुमा के, कान उल्टे पकड़ के। तो जो ये डायरेक्ट वाला मेथड है उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और जो ये लाडू पेट के जो ये मेथड है इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। इज इट क्लियर? चलिए आगे 1.1 में हम इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ सेट्स हमें ऐसे दिए मिलेंगे, हमें उसको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, या कुछ एलिमेंट्स, कुछ सेट्स हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन मिलेंगे, उन्हें हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअल में आपको बुक दिखा देता हूँ। मेरे पास एक्चुअल में तो कभी कोई बुक मिली नहीं मेरे पास, तो मैं अभी इस बुक से कॉम्प्रीहेंसिव वाली बुक से स्टडी करवा रहा हूँ। अगर आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस बुक्स में ये बुक आपकी पूरी फुल्ली एनसीईआरटी को कवर करेगी, फुल्ली एलिमेंट्स को कवर करेगी। अगर आपके पास एलिमेंट्स की बुक है तब भी आप इससे कवर कर पाएंगे, आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तब भी आप इससे कवर कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1,